हेलो और स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम सीधे गोता लगाने वाले हैं कक्षा 9 की हिंदी पाठ्यपुस्तक गंगा के बेहद दिलचस्प अध्याय 5 में, जिसका नाम है आखिरी चट्टान तक। सच बताऊं तो ये कोई नॉर्मल ट्रैवल ब्लॉग या यात्रा वृतांत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा गहरा अनुभव है जो प्रकृति के नज़ारों को सीधे हमारे दिमाग और जज्बातों से जोड़ देता है। तो चलिए इस शानदार साहित्यिक सफ़र पर निकलते हैं। तो आज की चर्चा का रोड मैप बिल्कुल सेट है। हम लेखक परिचय से शुरू करके कन्याकुमारी के भूगोल, यात्रा के अनुभव, पाठ के मुख्य विषयों, कुछ चुनिंदा कोट्स और अंत में बोर्ड परीक्षा के लिए जरूरी व्याकरण के तथ्यों पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी मास्टरपीस को समझने से पहले उसके मास्टरमाइंड को समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेखक की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहन राकेश जी की। 1925 में पंजाब के अमृतसर में जन्मे राकेश जी सिर्फ एक लेखक नहीं थे, बल्कि हिंदी साहित्य के मशहूर नई कहानी आंदोलन के एकदम पक्के पिलर थे। मतलब इंसानी जज्बातों और हमारी आज की उलझी हुई जिंदगी को शब्दों में ढालने में इनका सच में कोई मुकाबला ही नहीं था। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी पहचान सिर्फ इस यात्रा वृत्तांत से नहीं है। ये हिंदी थिएटर के एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे। इनका नाटक आषाढ़ का एक दिन इतना जबरदस्त था कि उसे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। लहरों के राजहंस और आधे अधूरे जैसे बेहतरीन नाटकों के साथ साथ इन्होंने सारिका मैगजीन का भी शानदार संपादन किया। सच में एकदम वर्सेटाइल टैलेंट। अब जरा उस लोकेशन की बात कर लेते हैं जहां ये पूरी कहानी सेट है। कन्याकुमारी ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि भारत के नक्शे का बिल्कुल आखिरी दक्षिणी सिरा है। इमेजिन कीजिए, एक ही जगह पर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी आकर मिल रहे हैं, एकदम महासंगम। इसे पहले केप कोमोरिन कहा जाता था और तट से बस 100-125 गज दूर समंदर की लहरों के बीचों बीच विवेकानंद रॉक मेमोरियल खड़ा है। ये वही जगह है जो इस पूरे चैप्टर का एक तरह से सेंटर पॉइंट है। लेकिन इस सफर का असली मजा तो इसके नज़ारों में है। चलिए उस जादुई सूर्यास्त को महसूस करते हैं। अब इस पल को विजुअलाइज कीजिए। सूरज डूब रहा है और रंग इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि पूछिए मत। पहले पल में सब कुछ एकदम सोरे जैसा सुनहरा, और फिर अचानक गहरे लाल यानी बिल्कुल लहू जैसा रंग। कुछ ही सेकंड्स में वो बैंगनी या वॉयलेट होता है और फाइनली सब कुछ एकदम स्याह यानी काला पड़ जाता है। ये कोई आम सनसेट नहीं है, बल्कि ये जो रंगों का पल पल बदलना है ना, ये असल में हमारे समय और जिंदगी के पल पल बीतने का प्रतीक है। एग्जाम के लिए इस सीक्वेंस को पक्का याद रखिएगा। बाहरी सुंदरता से थोड़ा आगे बढ़ें तो इस पाठ में बहुत ही गहरी फिलॉसफी भी छिपी है। मतलब ये सिर्फ समंदर और पहाड़ों के बारे में नहीं है। एक तरफ तो लेखक को समंदर के सामने खड़े होकर अपनी कोई अहमियत महसूस नहीं होती, एकदम स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और वही दूसरी तरफ कन्याकुमारी के पढ़े लिखे लेकिन बेरोजगार युवाओं को देखकर एक बहुत ही कड़वी सामाजिक सच्चाई सामने आ जाती है। इसके साथ ही थककर चूर होने के बाद भी मानसिक रूप से आगे बढ़ते रहना और जिंदगी का बस कुछ ही पलों का होना, ये सब इस चैप्टर के एकदम कोर थीम्स हैं। लेखक की इस गहरी सोच को सच में फील करने के लिए उनके ही लिखे कुछ शानदार वाक्यों पर गौर करते हैं। मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं हूं। जरा सोचिए इस बात को। जब सामने अनंत समंदर फैला हो तो इंसान अपनी खुद की पहचान, अपना ईगो, सब कुछ भूल जाता है। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स की इस विशालता के सामने हमारा वजूद कुछ है ही नहीं। ये मेंटल स्टेट एकदम पीक स्पिरिचुअल शांति को दिखाता है। और फिर आता है ये जबरदस्त पैराडॉक्स, शक्ति का विस्तार और विस्तार की शक्ति। सुनकर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, पर यह महज शब्दों की बाजीगरी नहीं है। यह समंदर के फैलाव और उसकी भयानक ताकत को एक साथ महसूस करने वाली बात है। जो चीज जितनी ज्यादा फैली हुई है, उसकी पावर भी उतनी ही अनलिमिटेड है। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली फीलिंग है ये। पर मजेदार बात देखिए, इसके एकदम उलट एक और फीलिंग आती है। जब लेखक रेत के एक बहुत ही मुश्किल टीले को पार कर लेते हैं, तो वो सारी स्पिरिचुअलिटी अचानक से एक इंसानी जीत की खुशी में बदल जाती है। सिर्फ मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। ये वो पल है जब अपनी ही शारीरिक थकान को हराने का जो घमंड और सुकून मिलता है, वो बिल्कुल अलग लेवल का होता है। खैर, फिलॉसफी और नज़ारों से अब थोड़ा बाहर आते हैं और सीधे बोर्ड एग्जाम्स के फोकस पर बात करते हैं। इस चैप्टर का जो मेन ग्रामर टॉपिक है वो है क्रिया विशेषण। अगर इसे बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो जो भी शब्द हमें ये बताते हैं कि कोई काम यानी क्रिया कैसे, कब,
कहाँ या कितनी मात्रा में हो रहा है, उसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं। इंग्लिश के एडवर्ब्स तो आपको याद ही होंगे, बस समझ लीजिए ये बिल्कुल वही हैं। इन वाक्यों को देखिए, ये सीधे चैप्टर से उठाए गए हैं। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा, इसमें जल्दी जल्दी काम का तरीका बता रहा है, तो ये रीतिवाचक हो गया। देर तक देखता रहा, मैं देर तक सीधे टाइम की बात कर रहा है, तो ये कालवाचक है। तट की चौड़ाई का धीरे धीरे कम होना फिर से रीतिवाचक है, और उस दिशा में जाना जगह यानी स्थानवाचक को दर्शाता है। एग्जाम से पहले इसे रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत ही जरूरी फैक्ट्स पर ध्यान देते हैं, जैसे लेखक रुके कहाँ थे? केप होटल में। चट्टान तक कुल कितने लोग गए थे? पूरे 8 लोग। लेखक 3 युवक और 4 मल्लाह। सबसे इंटरेस्टिंग बात, उनकी नाव कोई आम नाव नहीं थी, बल्कि 3 रबर के तनों को जोड़कर बनी थी। घाट पर लड़कियां शंख मालाएं बेच रही थीं। और हाँ, समंदर का पानी अचानक बढ़ने पर लेखक का अपने जूते हाथ में लेकर भागना, ये तो बिल्कुल मत भूलिएगा। यही छोटी छोटी डिटेल्स एमसीक्यू में आती हैं। तो ये चैप्टर सिर्फ रटने के लिए नहीं है, बल्कि खुद से एक सवाल पूछने के लिए है। जब कोई भी इंसान समुद्र जैसी विशाल प्रकृति के सामने खड़ा होता है, तो क्या उसकी अपनी रोजमर्रा की टेंशन, उसका अहंकार, सब कुछ एकदम छोटा नहीं लगने लगता? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। इसी विचार के साथ इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये सफर